सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका जो आपको इस पूरे सेशन में हिंदी पढ़ाने वाली है। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1 से। अध्याय नंबर 1 जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि एक लड़की माइक में कुछ बोल रही है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग उसको सुन रहे हैं। दूसरे चित्र में हमें क्या दिख रहा है, दूसरे चित्र में हमें दिख रहा है कि एक आदमी बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, उसे पढ़ रहा है। क्या लिखा है, कर भला तो हो भला। तो यह इसको पढ़कर समझ रहा है। ऊपर दिए गए पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि राधिका मंच पर एक गीत गा रही है और अन्य लोग उसे सुनकर समझ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे चित्र में एक व्यक्ति कॉलोनी के गेट पर लगे नोटिस बोर्ड पर लिखी सूचना को पढ़कर समझ रहा है। ये सब क्या है, ये सब मन की बात कहने के साधन है। यानी कि अभी जो हमने चित्र में देखा कि ये लड़की गाना गा रही है और बाकी सुन रहे हैं, ये आदमी बोर्ड पर लिखा जो है वो पढ़ रहा है, समझ रहा है। तो इन सबको क्या कहेंगे, ये पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सब क्या है, ये सब मन की बात कहने के साधन है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बोलकर या लिखकर समझाते हैं तथा दूसरों के मन की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन के विचार प्रकट करने का साधन भाषा है। तो यानी कि जिस प्रकार से हमने देखा कि एक लड़की गाना गा रही थी, बाकी लोग सुन रहे थे, एक आदमी जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर समझ रहा था। तो ये जो है, इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात कहते हैं। यानी कि भाषा क्या है, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन की बात सुनकर और पढ़कर समझते हैं। तो मन के विचार प्रकट करने का साधन क्या है, मन के विचार प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बातों को कह पाते हैं। अब समझिए, हम अपने विचार को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बोलने और लिखने में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी ध्वनियां जो सार्थक हो, जिनके द्वारा विचार प्रकट किए जा सके तथा समझे जा सके, भाषा बन जाती है। यानी कि जब हम विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करते हैं, बोलने और लिखने में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अभी जो मैं बोल रही हूँ, तो ये मैं किसका प्रयोग कर रही हूँ, एक ध्वनियों का प्रयोग कर रही हूँ। ऐसी ध्वनियां जो सार्थक हो, सार्थक यानी कि उन ध्वनियों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, जिनके द्वारा विचार प्रकट किए जा सके तथा समझे जा सके, वह क्या बन जाती है, वह सभी ध्वनियां जो सार्थक होती है, यानी कि जिनका कुछ अर्थ होता है, वह क्या बन जाती है, वही भाषा बन जाती है। भाषा के माध्यम से हम रात दिन किसी न किसी रूप में अपने विचार बोलकर लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुन, पढ़ और समझ सकते हैं। यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम रात दिन जो हम बात करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो ये क्या है, ये हम भाषा के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे मैं कैसे आप तक पहुंचा पा रही हूँ, पहले मैं पढ़ रही हूँ, फिर समझ रही हूँ, फिर आपको बोलकर समझा रही हूँ। तो ये क्या है, ये भाषा के माध्यम है और आप लोग सुनकर समझ रहे हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा क्या है, भाषा एक साधन है, किसका, हमारे विचारों को प्रकट करने का। अब हम देखेंगे बच्चों,
भाषा के रूप। हम भाषा का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं, कैसे? बोलकर और लिखकर। तो ये भाषा के दो रूप हैं, बोलना और लिखना। तो सबसे पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब मुख से बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट, जैसे अभी मैं आपको अपने विचार, जो मुझे चीजें समझ आ रही है, जो मुझे चीजें पता है, मैं उसे आपको बोलकर समझा रही हूँ। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? यही भाषा का मौखिक रूप है। जैसे कहानी सुनना और सुनाना, ऐसे ही गीत गाना, बातें करना आदि मौखिक भाषा है। यानी कि जो हम कहानियां सुनते हैं, हम कहानी कैसे सुनते हैं? जब हमें कोई सुनाता है, आपकी दादी नानी आपको बोलकर कहानी सुनाती है, मुख से कहानी सुनाती है ना, फिर आप उसे सुनकर समझते हैं। तो ये क्या है? ये भी भाषा का मौखिक रूप है। अब वही गीत गाना, गीत कैसे गाया जाता है? वो भी मुंह से बोलकर गाया जाता है। ऐसे ही बात करना, बात हम कैसे करते हैं? मुंह से बोलकर करते हैं। अब वो चाहे सामने करे या फोन पे करे, वो हम बोलकर ही करते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप, जिसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। ऐसे ही अगला है लिखित भाषा। पढ़ने योग्य जो कुछ लिखा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं, निबंध, अनुच्छेद, कहानी आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यानी कि जो बातें, जो चीजें पढ़ने योग्य हो, जो चीजें पढ़ने योग्य लिखी जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लिखित रूप कहते हैं भाषा का। तो लिखित रूप वही लिखित रूप होता है, इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि जो भी चीजें हम लिख कर अब प्रकट कर रहे हैं, उसी को हम लिखित भाषा या भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अब जैसे हमें यहाँ दिखाया गया था पुस्तकें। अब आपकी जो पुस्तकें हैं वो आप कैसे पढ़ पाते हैं? वो लिखा हुआ है तभी तो आप उसे पढ़ पाते हैं। अब ये जो चीजें लिखी हुई है, इसे हम पढ़ पा रहे हैं, तो ये भी क्या है? ये भी भाषा का लिखित रूप है। ऐसे ही पत्र पत्रिकाएं, जो आप पत्र पत्रिकाएं देखते हैं, जब आपको छुट्टी चाहिए होती है तो आप पत्र लिखते हैं। तो कैसे? वो विद्यालय में जाती है, फिर विद्यालय में आपके जो अध्यापक होते हैं उन्हें पढ़कर समझते हैं, फिर उन्हें समझ आता है कि आप बीमार हैं इसलिए आप नहीं आ पा रहे। तो ये क्या है? ये भी भाषा का लिखित रूप है। ऐसे ही निबंध, अनुच्छेद, कहानियां भी किताबों में लिखी जाती है, उसे भी हम पढ़कर समझते हैं। ये सारे भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी, तेलुगु, बंगला, तमिल, कश्मीरी, डोगरी, मलयालम आदि। तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह की भाषाएं दिखाई गई हैं जो हमारे देश में बोली जाती है। अब हिंदी तो आपको पता ही है, हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी भाषा है? वो हिंदी की भाषा है। तो हिंदी तो हर जगह बोली जाती है भारत में। ऐसे ही उर्दू हो गया, मराठी हो गया, अंग्रेजी, तेलुगु, बंगला, तमिल, कश्मीर, डोगरी, मलयालम, ये सारी भाषाएं अलग अलग देशों में बोली जाती है। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। बोलते समय हमारे मुख से छोटी छोटी ध्वनियां निकलती है। यानी कि जो हम बोलते हैं उसके दौरान हमारे मुख से कुछ छोटी छोटी ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। यानी कि जो हमारे मुख से हम जब बोलते हैं तो कुछ छोटी छोटी ध्वनियां निकलती है, उन ध्वनियों के कुछ चिन्ह होते हैं। तो उन चिन्हों को क्या कहते हैं? उन चिन्हों को तो वर्ण कहते हैं। लेकिन परंतु जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, यानी कि वो जिस रूप में लिखे जा रहे हैं, वो चिन्ह यानी कि वर्ण, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। यानी कि जो ध्वनियों के जो चिन्ह है, यानी जो वर्ण है, वो जिस रूप में लिखे जाते हैं, जिस तरीके से लिखे जाते हैं, उसी को हम
लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो यानी कि जितनी भी भाषाएं अभी हमने देखी, सबकी अपनी अपनी एक लिपि होती है। ऐसे ही चलो देखते हैं। सबसे पहले हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी जो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ऐसे ही संस्कृत, नेपाली और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि संस्कृत, नेपाली और मराठी की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी लिपि। ऐसे ही अगला है अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। यानी कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी का जो चिन्ह है वो रोमन में लिखा जाता है। ऐसे ही पंजाबी भाषा का गुरुमुखी लिपि, उर्दू का फारसी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। अब हम अगला देखते हैं व्याकरण। प्रत्येक भाषा को अच्छी तरह लिखने और पढ़ने के लिए उस भाषा के व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। नियमों का पालन किए बिना हम कोई भी भाषा शुद्ध रूप में नहीं सीख सकते। यानी कि जो हम भाषा बोलते हैं उसे अच्छी तरह लिखने के लिए, बोलने के लिए हमें नियम का ज्ञान होना चाहिए। हमें उस भाषा का व्याकरण की जानकारी, यानी कि व्याकरण यानी कि भाषा का जो नियम होता है उसकी बात की जा रही है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही भाषा को शुद्ध किया जाता है। उसकी जो अशुद्धता होती है उसे दूर किया जाता है। हमें व्याकरण के ज्ञान से ही पता चलता है कि किस प्रकार से हमें बोलना है, किस प्रकार से हमें लिखना है। तो ये भाषा को शुद्ध करने का रूप है। व्याकरण ही है जो हमें किसी भाषा के बोलने और लिखने का सही ढंग बताता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। इस प्रकार व्याकरण को भाषा की नियमावली अर्थात शास्त्र भी कह सकते हैं। यानी कि जो व्याकरण है वो क्या करता है? भाषा के नियम बताता है, इसलिए उसे और शब्द में क्या कहते हैं? नियमावली भी कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। यानी कि व्याकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है कि भाषा की शुद्धता क्या है, उसे हम किस प्रकार से शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के भाग। तो व्याकरण के 3 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। इसके अंतर्गत हम वर्णों के भेद, रूप, रचना आदि पर विचार करते हैं। यानी कि वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या है। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हीं को वर्ण कहते हैं। जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है बोलते हुए, तो उस ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को हम वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इसके अंतर्गत हम वर्णों के भेद देखते हैं, रूप, रचना, इन सब के बारे में विचार करते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्ण विचार। और दूसरा भाग है शब्द विचार। प्रत्येक शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। इसके अंतर्गत शब्द रचना, भेद, उत्पत्ति आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि अब शब्द विचार क्या होता है? पहले तो हम देखते हैं शब्द कैसे बनते हैं। शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं। अब स्वर और व्यंजन क्या है? हमारे वर्ण है, तो उनके मेल से ही शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो अब शब्द विचार के अंतर्गत क्या आता है कि शब्दों की रचना कैसे करनी है, भेद, उनकी उत्पत्ति कैसे होनी है, इन सब पर विचार किया जाता है। तो इसलिए इसे कहते हैं शब्द विचार। अब अगला है वाक्य विचार।
जिस प्रकार स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, भेद, विन्यास, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि अब वाक्य विचार, पहले तो इन्होंने बताया कि वाक्य किस प्रकार से बनते हैं। जिस प्रकार से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। और वाक्य विचार में क्या चीजें, किसके ऊपर विचार किया जाता है? वाक्य रचना पे, कि किस प्रकार से वाक्य की रचना होनी चाहिए। भेद, विन्यास, विराम चिन्हों पे, चिन्हों का विचार किया जाता है कि किस किस वाक्य के बाद किस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या थे? ये हमारे व्याकरण के भाग थे। यानी कि व्याकरण के ये कुछ कुछ नियम थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन सभी नियमों का अगर हमें ज्ञान होगा अच्छे से, तो हम शुद्ध भाषा बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो बच्चों, हमने सीखा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बोलने और लिखने में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, यही भाषा है। यानी कि जो हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं बोलने और लिखने में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं वह लिपि कहलाते हैं। यानी कि हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है उनको लिखित रूप में कुछ चिन्ह प्राप्त होते हैं। उन चिन्हों को जिस प्रकार लिखा जाता है उसी को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। यानी कि व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है जो क्या सिखाता है? भाषा को किस प्रकार से बोलना है शुद्ध रूप से, किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखना है और किस प्रकार से शुद्ध रूप से पढ़ना है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।